गाजा में लगातार दो सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हो गए हैं। एक नॉर्थ वेस्ट गाजा अल दराज, नॉर्थ वेस्ट गाजा अल दराज, और दूसरा राफा में जो हमला हुआ है वो फिर से वही बात आ रही है। राफा में कैसे हमास घुस के हमला कर रहा है? वहां तो इजरायली सेफ है, वहां तो इजरायली जो सोल्जर्स है उन्होंने क्लियर कर लिया एरिया। अरे घट, तुमने कुछ क्लियर नहीं किया। सच्चाई यही है। अल दराज में क्या हुआ? कितने इजरायली सोल्जर्स मारे गए? तुमने मिलिट्री सेंसरशिप लगा ली है, लेकिन तुम सच्चाई पे क्या को सेंसर कर सकते हो? तुम्हारे खुद के लोग चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहे हैं। अल दराज में, राफा में। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर, हमास ने जो उसके पास कैदी है 50 लगभग, यानी उसमें जो आधे मृत हैं आधे जीवित हैं, उनका पोस्टर जारी कर दिया है। और उस पोस्टर में उसने लिख दिया फेयरवेल, ये आखिरी बार अपने तुम लोगों को देख रहे हो, चाहे वो मृत हो चाहे वो जिंदा हो। तीसरी बात, हमास ने जो अल दराज पे हमला किया उसमें उसने सीधे तौर पे कह दिया आईडीएफ के सोल्जर्स अंदर तो आ सकते हैं लेकिन वो बाहर कभी नहीं जाएंगे। देयर इज नो एग्जिट स्ट्रैटेजी, वो कभी बाहर नहीं जाएंगे। एक एक चप्पे चप्पे पे गाजा के हमास के सोल्जर्स हैं। ये अंतिम लड़ाई मरने मारने की है, जिसको लेके बड़े नारे जंगे खैबर से उठ के और भी बहुत बड़े नारे लग चुके हैं, आप जानते हैं। और जो हमास ने चिलिंग वार्निंग दी है, साफ साफ कहा है कि कोई आईडीएफ का सोल्जर गाजा से जिंदा वापस नहीं जा सकता। तुम हजार के हजार संख्या में आ जाओ, वहां पर तुमसे ज्यादा लोग बैठे। और वो जो पोस्टर जारी किया है वो भी जबरदस्त। उसके बाद देखिए, एक इजरायली महिला होस्टेज जिसको हमास ने छोड़ दिया, बीच में जो होस्टेज एक्सचेंज हुआ, लेकिन जिसको इस्तेमाल किया था इजराइल ने ये कहने के लिए कि हमास ने इस तरह के काम किए, बलात्कार किया, ये किया, वो किया। वो अमेरिका में आज उसने अपनी टेस्टिमनी दी न्यूयॉर्क में, और उसने मेंशन तक नहीं किया कि उसके साथ किसी भी तरह का कोई ऐसा ऐसा शोषण हुआ, जिसको हम लोग यौन शोषण कहते हैं। मैं वो वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं कि इस तरह का। उसने कहा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उसने ये जरूर कहा कि हम अंदर थे और हमारे साथ वही व्यवहार हुआ जो जिससे हमास के फाइटर्स खुद गुजर रहे थे, या गाजा का एक आम सिटीजन गुजर रहा था। हम उसके बारे में बात करेंगे। हम वेनेजुएला में भी एक बड़ी घटना हुई, उसके बारे में बात करेंगे। ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का जो आना चाहता था वहां। उसने कहा कि जब अगर सैंक्शंस लगेंगे, और सैंक्शंस की धमकी बार बार ईरान को दी जा रही है। अभी मैक्रोन ने भी दी है। मैक्रोन जो कि फिलिस्तीनी स्टेट रिकग्नाइज करने की बात कर रहा है 22 तारीख को, परसों, उधर से ईरान पे हमला कर रहा है। ये लोग देखिए हमेशा दोहरी चाल चलते हैं। रशिया ने भी सीधे सीधे कह दिया है कि बिना फिलिस्तीन के मुद्दे को हल किए कभी भी वेस्ट एशिया में पीस नहीं आ सकती। चाइना पे जो अटैक किया नेतन्याहू ने, चाइना ने पलटवार 2-3 जगह और बड़ा भयंकर कर दिया है। लगातार वेस्ट बैंक में भी जो सारी घटनाएं हो रही, जेरूसलम में आज फिर से सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ, वहां पर इजरायली परेशान है, ये हो क्या गया। उसके बाद पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने रमल्ला में, सोचिए, जो महमूद अब्बास का गढ़ है, वहां पर रमल्ला बटालियन अनाउंस कर दी। एक नया फॉर्मेशन, पहली बार वेस्ट बैंक में रमल्ला बटालियन। अभी तक जरन बटालियन है, तुलकरेम है, कुछ और जगह पे है, लेकिन रमल्ला में बटालियन, यानी महमूद अब्बास के सर पे खड़े होके वो करना पूरा। अब देखिए, हम पूरा खबरों के सिलसिले पे चलते हैं। हम फिर आपसे कहेंगे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अंत तक देखिएगा, और मुझे कमेंट चाहिए 1000। ये रोज आप बना लीजिए, क्योंकि हमारे खिलाफ साजिशें, देखिए मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। इसलिए ये इसको एक एक्स्ट्रा अलर्टनेस चाहिए हमें अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ से वीडियोस की प्रति, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव ये पूरा दौर है। मैं जितने वीडियो हो सकता हूं उतने बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कल मेरा एक वीडियो नेपाल पे भी आएगा, जो आनंद स्वरूप वर्मा जी से मैंने इंटरव्यू लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो मैं दिन में रिलीज करूंगा। वो मैं आपको अपने पोस्ट के थ्रू नोटिफाई कर दूंगा पहले से कि वो आने वाला है। अभी देखिए, अभी अल दराज में क्या हुआ। अब अल दराज जो है नॉर्थ वेस्टर्न गाजा में है। इस एरिया में ये आप सोचिए, शुजैया है, उधर ऊपर जैतून है, गाजा सिटी बीच में है, ऐसे ट्रायंगल बन रहा है। जैतून और शुजैया में मैंने आपको बताया था कि हमास के सोल्जर्स हैं,
और इधर वो शेख रदवान और तमाम जगहों से घुसने की कोशिश इजरायली फोर्सेस कर रहे हैं गजा सिटी के अंदर। लेकिन सबसे पहले शेख रदवान में, जो अल दराज से थोड़ा ऊपर है, शेख रदवान में 401st ब्रिगेड के एक इजरायली सोल्जर को सबसे पहले आज सुबह हमास की स्नाइपर ने मार दिया। उसके बाद अल दराज की तरफ एक इजरायली फोर्स बढ़ी। क्यों? क्योंकि वो ये चाहती थी कि ऐसे अल दराज है तो वो शुजैया को आउटफ्लैंक कर दे, यानी शुजैया में जो हमास के लोग हैं उनको वो उनको बाईपास कर दे, बाईपास सही वर्ड, उनको वो बाईपास कर दे और सीधे गाजा सिटी पहुंच जाए। लेकिन वो हो नहीं पाया, अल दराज में ही उनको चाप दिया। उनको अल दराज में उम्मीद नहीं थी कि हमास के जो सिपाही हैं वो इतनी भारी मात्रा में होंगे और वहां पर इस तरह का संघर्ष होगा कि एक सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाएगा और हेलीकॉप्टर्स को आना पड़ेगा। उसके बाद राफा में फिलाडेल्फी एक्सेस के बाद फिर वही हुआ। 2 इजरायली सोल्जर्स घायल हैं, मेरे ख्याल से वो मृत है लेकिन उनको घायल कहा जा रहा है और वहां भी हेलीकॉप्टर्स आके ले जा रहे हैं। कोई इन घटनाओं को बता नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जरा सी यार थोड़ा सा तो शर्म रखो। गाजा में कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो गया, यूएनओ ने कह दिया, फैमिन यूएनओ ने कह दिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? कतर पे हमला हो गया, कतर पूरी कोशिश कर रहा है कि इजराइल वर्ल्ड कप में खेले ना, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप अगले साल है। कतर उसमें भी लगा है। कतर पे नेतन्याहू भी हमला कर रहा है कि कतर सोशल मीडिया को पूरा कंट्रोल कर रहा है और वो मतलब ये कतर और चाइना, और हमको आइसोलेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन इसमें देखिए जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स की हमारी जो बात है, वो गाजा में जमीन पे क्या हो रहा है, पल पल की खबरें कि जमीन पे क्या हो रहा है, ये जो पूरी बात है, ये तो हमको और बढ़ाने पड़ेंगे इस तरह की वीडियोस। और आपसे मैं जानना भी चाहता हूं कि कैसे क्या करूं, क्योंकि उसमें देखिए क्या होता है, मैं दिन में पोस्ट करता हूं तो उसमें व्यूज कम हो जाते हैं, उसमें ये हो जाता है। तो एक हम लोग को कुछ करना होगा, आप लोग को एक्स्ट्रा अलर्ट कम से कम 1-1.5 महीने अगले रहना पड़ेगा। सेक्रीफाइस करिए, कुर्बानी हम भी कर रहे हैं, आप भी करो। कुर्बानी तो करनी पड़ेगी, चाहे अपने जिस भी स्तर पे करो, कुछ ना कुछ काम छोड़ना पड़ेगा अगर इस कॉज के साथ जुड़ना है तो अभी देखिए मैंने गाजा का पूरा जिक्र किया, जेरूसलम की भी घटना, जेरूसलम में पूरी कोशिश की। देखिए पूरा एक जो इजरायली हिब्रू प्लेटफॉर्म्स है, उन्होंने कहा कि जॉर्डेनियन बॉर्डर पे एक सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है, उसको छुपाया जा रहा है। 4 जॉर्डन से आ रहे लोगों को अरेस्ट किया गया। अब 4 जॉर्डन से आ रहे लोगों को अरेस्ट किया, मतलब इसका क्या मतलब है? अब आप सोचो, ये लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद रमल्ला, अब रमल्ला में जो एक रमल्ला ब्रिगेड बना दी है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, उसने एक सेजल 2 गाइडेड एक्सप्लोजिव डिवाइस वेस्ट बैंक में जो पहले नहीं छूटी है, उसको एलॉन स्ट्रीट में मार दिया है। एलॉन स्ट्रीट का जो सेटलमेंट कॉरिडोर है, जो आईडीएफ का एक अनऑफिशियल बैरक वहां बना होता है वेस्ट बैंक में, वहां पर मार दिया रमल्ला में। और उन्होंने ये मार के अनाउंस किया कि रमल्ला बटालियन बन गई एलॉन ब्रिज में। ये देखिए, सॉरी एलॉन स्ट्रीट रमल्ला में। आप देख लीजिए इसको, आप लोग जब ये वीडियो देखिए, अब तो आजकल मैं 20, 22, 23 मिनट का ही वीडियो डाल रहा हूं, उसके बाद आप लोग तुरंत इसको सर्च किया करिए इस तरह की चीजों को। फिर आप देखिए वेस्ट बैंक के ट्यूबस में, अकाबा में कई जगह इजरायली फोर्सेस पेट्रोल कर रही थी, 3 जगह उन पे हमला हुआ, मतलब लड़कों ने खुद हमला किया। उसके बाद जनिन में लाइव बुलेट्स चली हैं जबाबदे में दोनों तरफ से गोलियां चली। उसके बाद अभी जो इजराइल जो जेनोसाइड तो कर ही रहा है, एकोसाइड भी कर रहा है, यानी एनवायरनमेंट को भी खत्म कर रहा है। उसके बारे में भी एक वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक बड़ी एक ह्यूमन क्राइम मच रही है, कॉन्शियसनेस आ गई। क्योंकि आप जानते हैं दुनिया इस समय आंदोलित है, और दुनिया एक ही मुद्दे पे आंदोलित है, फिलिस्तीन। अपने जो फ्रांस में भी प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी के इश्यूज पे, लेकिन नारे वहां फ्री पैलेस्टाइन के लग रहे हैं। अब आप बताओ, हर जगह दुनिया में यही हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है लोकल इश्यूज पे, लेकिन नारे लग रहे हैं फ्री पैलेस्टाइन। ये तो भारत का विपक्ष नकारा है, मैं क्या कहूं। इसको अगर ये करता, हिम्मत अगर होती, ये करता तो एक अलग बात होती। लेकिन वही बात है, मैं इसको करूंगा, मैं ही बचाऊं, मैं ही कर सकता हूं। लेकिन हमें अपना टाइम देखना है, क्योंकि हमें हर चीज संभल के करनी है हमको। ये क्योंकि कुछ भी होगा, विपक्ष हमारा साथ नहीं देगा, हमको घेरने की कोशिश करेगा कि भाई ये तो चलो एक आवाज जो एक
थोड़ा विपक्ष को भी परेशान करती है, उन पर भी प्रेशर मैं डालता हूं कि तुम लोग कुछ बोलो, कुछ करो। फिर प्रियंका गांधी बोलती भी हैं कभी कभी। तो वो सारी चीजें जो हैं वो एक इरिटेंट हट जाए विपक्ष। देखिए कोई बहुत ज्यादा ये भारत का वो नहीं है कि उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा मादा हो या बहुत गूदा हो। ये सब ठीक है, अपने इंटरेस्ट के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए ये कुछ अपना वोट चोरी और इस तरह से करते हैं, और जो कि सही बात है, उसमें कोई गलत चीज नहीं है वो। लेकिन आपको एक समक्ष अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रख के आप चीजों को अगर करते तो अभी तक मोदी सरकार घिर गई होती। आज क्या स्थिति हुई? आज जो डीवी लाइव में मेरा एक जो पैनल डिस्कशन था उसमें क्या हुआ, अमेरिका ने इंडिया पे जो HB1 वीजा है उस पे 1 लाख का सैंक्शन और लगा दिया। यानी HB1 वीजा जो 20 लाख भारतीय अमेरिका में HB1 वीजा पे हैं, उनको अब उनकी कंपनी को जहां वो एम्प्लॉयड है उनको $1 लाख हर साल देना पड़ेगा। 88 लाख 90 लाख जो भी आप समझ, $1 लाख हर साल उनको देना पड़ेगा। तो यानी वो कंपनी अब इनको एम्प्लॉय नहीं करेंगे इंडियंस को। 20 लाख इंडियंस जो कि सबसे हाईएस्ट, जो सबसे टैलेंटेड और सॉफ्टवेयर में, मतलब एक तरफ ट्रंप ने सैंक्शन से भारत का टेक्सटाइल मार्केट, डायमंड मार्केट और लेदर इंडस्ट्री, 3 जगह जो एक मास एम्प्लॉयमेंट जहां होता है उसको नष्ट किया। मतलब उसको नष्ट करने की कवायद है, अभी इतनी जल्दी नष्ट नहीं होगा लेकिन अगले 1-2 साल में आप देखिएगा वो। उसके बाद जो सर्विस सेक्टर है, जो जिसमें इंडिया का एकमात्र एक्सपर्टीज है, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा डाउन है, एग्रीकल्चर डाउन है, सर्विस सेक्टर में ही हम आगे हैं जो हमारी ग्रोथ को आगे बढ़ा रहा है। ये सब $3-4 ट्रिलियन सब खत्म हो जाएगा, और उसमें हमला कर दिया। उसके बाद उधर लॉरा लूमर एक और राइट विंग है, प्रो इजरायली, उन्होंने वो ट्रंप की खास, उसने कहा है कि बीपीओ इंडस्ट्रीज भी इंडिया में बंद कर दी जाएंगी। अब ये सारा प्रेशर है इंडिया पे कि रशिया से तेल मत खरीदो, ईरान से दोस्ती तोड़ो। कैसे तोड़ दे? उसके बाद चाबहार पोर्ट, चाबहार का जो बंदरगाह है, जो भारत को पाकिस्तान के ग्वादर एयरपोर्ट से अलग एक रास्ता देता है अफगानिस्तान की तरफ, वहां पर उसमें भारत ना जाए ईरान के साथ, इस पे भी अमेरिका ने कह दिया, नहीं तो वरना और सैंक्शन भारत पे लग जाएंगे। और भारत ऑलरेडी $8 बिलियन प्लेज कर चुका है। अफगानिस्तान में एक जगह है जहां पर करीब वो एशिया में सबसे बड़ी वहां की आयरन ओर वहां पर रिजर्व्स है, और 8 भारतीय कंपनी को ऑलरेडी 2011 में वहां पर माइनिंग करने का एक उनको इजाजत मिल चुकी है। अब वो भी नहीं कर सकते। जो एक रास्ता चाबहार पोर्ट जो ईरान के साथ मिलकर भारत डेवलप कर रहा था, बंदरगाह, और जिसके माध्यम से ऑलरेडी भारत ने अफगानिस्तान और ईरान को जोड़ते हुए पूरी रोड ये भारत बना चुका है। $130 मिलियन की भारत का पैसा खर्च हुआ है उसमें। उसके बाद $8 बिलियन उसमें और इंडिया डालेगा, क्योंकि उससे भारत को फायदा है। वो एक एयर रूट होता है और एक सी रूट होता है। सी रूट में बहुत टाइम लगता है, एयर रूट से सारा सामान नहीं जा सकता। रोड बहुत जरूरी है, और भारत रोड बना रहा था। अभी जो अफगानिस्तान और ईरान को जोड़ते हुए रोड भारत ने बनाई, उसके बाद वो और भी रोड्स इस तरह की जो अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया से जोड़ती, वो भारत के लिए ट्रेड का एक बहुत बड़ा माध्यम हो जाता। लेकिन अब देखिए, आप जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, पाकिस्तान विरोध की बात करते हैं, अब पाकिस्तान को इससे फायदा हुआ है, और अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है, और उसमें पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया से करार भी हो गया है। और इन सब पे हमारे प्रधानमंत्री चुप है। ये राष्ट्रभक्त हैं, ये राइट विंग है। अरे राइट विंग राष्ट्रभक्त ऐसा नहीं होता है, कम से कम बोलो तो अपने राष्ट्रीय हित में, वो भी नहीं करोगे। तो ये देखिए, ये पूरे बहुत ही पेचीदे मसले उभर के सामने आ रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। उसके बाद देखिए यमन ने फिर हमला किया। अब यमन छोड़े नहीं रहा है, यमन का कोई हिसाब नहीं, वो छोड़ नहीं रहा है, और ना वो छोड़ेगा किसी भी हालत में। उसके बाद देखिए, जो एक पूरा डिस्कशन दुनिया में हो रहा है कि यमन की तरफ से ऐसा रेजिस्टेंस होगा, ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और क्योंकि ऐसा रेजिस्टेंस हुआ यमन की तरफ से, इसलिए इजराइल को यह कहना पड़ा कि हम चारों तरफ से आइसोलेटेड हैं। इजराइल को यह भी कहना पड़ा कि यमन जैसे देश को भी कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है, अमेरिका तक कंट्रोल नहीं कर पाया। अमेरिका ने हार मान ली, अमेरिका पीछे हट गया। इतनी ताकत यमन में कैसे आ गई? अब ये बताओ, यही तो बातें हैं नेतन्याहू, यही इतिहास की बातें हैं
जो तुम जैसे लोगों को नहीं समझ में आती, इसीलिए तुम जैसे लोग हारते हो। हिटलर जैसी ताकतें बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, तुमसे भी बहुत गुना ज्यादा बड़ी थी, उनको भी समझ में नहीं आया, रशिया पे अटैक कर दिया। फिर क्या हुआ, नेपोलियन को भी समझ में नहीं आया, वो तुमसे भी बहुत बड़ा था, बेहतर भी था तुमसे। लेकिन नेतन्याहू जैसा जो इविल आदमी, जिसने बच्चों का कत्लेआम किया है इस तरीके से, इसकी और जिसको पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, ये देखिए बाप बाप कर रहा है। अब ये बाप बाप कर रहा है, और इसको लेके न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरा एक आर्टिकल भी है, वो भी मैं बताऊंगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल आया है उसने बताया है कि अमेरिका में कैसे ओपिनियन शिफ्ट कर रहा है, नेतन्याहू के खिलाफ हो रहा है। उसके बाद देखिए, अभी आप वो देखिए जो मैं बता रहा था कि जो पैलेस्टीन रेजिस्टेंस ने जो पोस्टर रिलीज किया है 20 लोगों का, ये 20 वो लोग हैं, 50, ये 50 वो लोग हैं, इसमें आधे मृत हैं, आधे इसमें जीवित हैं, जो होस्टेजेस हैं। और इनके बारे में लिख दिया है हमास ने, फेयरवेल, बाय बाय टाटा। अब इनको बाय बाय टाटा कह दो, ये बचेंगे नहीं, हमास नहीं मारेगा, इजराइल खुद मारेगा, क्योंकि इजरायली फौज से कहा गया अंदर घुसो, बाहर मत आना। हमास ने भी कहा अंदर तुम आ गए हो, बाहर नहीं जा सकते। ये पूरी जो एक सिचुएशन है, ये ऐसी हो गई कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि पूरी दुनिया में ऐसी स्थिति बन गई है। उसके बाद वेनेजुएला पे एक वेनेजुएलन वेसल पे आज फिर अमेरिका ने हमला किया, और वेनेजुएला ने उसकी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, तो इसलिए वहां पर भी बहुत ज्यादा टेंशन हो गया है। और उसके बाद ईरान ने जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको बैन उस पर लगा दिया कि ये नहीं घुसेगी। 2026 में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है फुटबॉल का, उसके खिलाफ कतर और तमाम और देश पूरी लॉबिंग कर रहे हैं कि वहां पर इजराइल को यूईएफए जो है, जो मेन बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो वर्ल्ड कप पूरी चलाती है, उसमें उसकी वोटिंग होने जा रही है। और उसमें यूरोपियन कंट्रीज का ये पूरा मूड है इस समय कि इजराइल की वो टीम को बाहर कर दे। अगर वो बाहर करते हैं तो बड़ी बात, अगर बाहर नहीं करेंगे तो कई लोग खेलने से मना कर देंगे। ये भी एक उनकी बहुत बड़ी समस्या है। फिर आप देखिए, नामा लेवी इस महिला का नाम है जिसकी फोटो आप देख रहे हैं, नामा लेवी। ये वो इजरायली सोल्जर है जिसको 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने किडनैप किया था, होस्टेज रखा था, फिर छोड़ा था। फिर इसी के बारे में बहुत शोर मचाया था इजराइल ने कि हमास ने उसके साथ ये किया वो किया। लेकिन उसने आज न्यूयॉर्क में बोल दी, वो बिल्कुल क्लियरली साफ साफ कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई यौन शोषण नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ उसने ये भी कह दिया कि जो वहां हुआ वो वही हुआ हमारे साथ जो बाकी फिलिस्तीनियों के साथ था, जो हमास के लोगों के साथ था। कई दिन ऐसे बीते जब हम भूखे थे। अच्छा, ये उस समय की बात जब अभी जो भूखमरी शुरू हुई उसके पहले की बात। उसने कहा कई दिन जो हमास के फाइटर्स भी भूखे रह के लड़ रहे थे, हम भी भूखे थे, हमको अनसैनिटरी कंडीशंस थी, हेल्दी सिचुएशन नहीं थी, उनके साथ भी वही था। ये सब उसने कहा, और उसका कोई इमोशनल लगाव किसी हमास की उसके प्रति नहीं है, जो अभी ये नेतन्याहू चिल्लाने लगे। ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं, वो साफ साफ कह रही है उसके साथ क्या हुआ और सच बोल रही है। तो ये भी चीज देखिए, इनकी धरी की थरी रहेगी। तो ये देखिए आज की स्थिति है। और इसमें मैं आपको बताऊं एक अंतिम चीज कि चाइना ने जो एक बात कही है, चाइना ने कहा है कि देखो ताइवान के सवाल पे तो हम कुछ जो अमेरिका से कहा है, ताइवान के सवाल पे तो हम ताइवान को लेके रहेंगे। और उसने कहा है कि इजराइल का जो इशू है ये अगर अमेरिका ने रिजॉल्व नहीं किया, अब ये देखिए, अब ये कोई कह सकता है कि इस तरह की धमकी देने से क्या मतलब, लेकिन है मतलब। चाइना उधर से कह रहा है कि अगर अमेरिका ने इसको रोका नहीं, क्योंकि अब वो इजराइल से नहीं, अब कल तक इजराइल से कह रहा था रोको, अब वो अमेरिका से सीधे कह रहा है कि अगर अमेरिका ने इसको रोका नहीं तो इजराइल का जो ट्रेड होता है, जो मलेशिया इंडोनेशिया जाता है, अभी भी वो कुछ हद तक जारी है, हालांकि कम हुआ है। तो उन्होंने कहा जो इस साउथ चाइना सी से जो इजराइल का ट्रेड जाता है वो हम बंद कर दें। उधर यमन ने रेड सी से ट्रेड बंद कर दिया, इधर साउथ चाइना सी से ट्रेड बंद हो जाएगा। फिर इजराइल के पास क्या रह जाएगा? इजराइल जो यूज करता है पूरा रूट, अभी वो बड़ी मुश्किल से रेड सी से बचा के और
अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को नीचे से पूरा वो करके और फिर इंडियन ओशन के माध्यम से फिर उधर श्रीलंका वगैरह से करते हुए फिर साउथ चाइना सी जाता है जो उसका ट्रेड है, बाकी मलेशिया इंडोनेशिया जैसी ये जैसे देशों से बहुत बड़ा ट्रेड है। फिलीपींस से तो बहुत बड़ा ट्रेड है उसका, फिलीपींस भी उधर ही है। और लेकिन फिलीपींस में तो ये स्थिति हो गई है कि फिलीपींस ने तो ये भी कह दिया है कि बहुत सारे हथियार जो फिलीपींस इजराइल से मंगाता था वो उसने मना कर दिए हैं, पहले ही मना कर दिए। और चाइना का अलग से पूरा एक धमकी है पूरी सीधी कि इजराइल को हम साउथ चाइना सी में व्यापार नहीं करने देंगे। तो ये देखिए आज के समाचार थे, कल मैं फिर हाजिर हूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।